जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो फैसला दिया, बहुमत का फैसला सर्वमान्य होता है और वही लागू होता है, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो फैसला दिया, उस फैसले से बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नोटबंदी न केवल गलत थी बल्कि गैर कानूनी थी। लेकिन जब एकेडमिक बात में ये बात आई है, एक जज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के, और बाकायदे तर्क दे करके कहा है कि ये गलत है और गैर कानूनी है, तो इसको एक बार सेटल करने के लिए 11 जजों, आखिर एकेडमिक है, एकेडमिक ही सही, लेकिन कम से कम ये तो क्लियर हो जाए कि वास्तव में ये गैर कानूनी है कि नहीं है। वास्तव में ये गैर कानूनी है या नहीं है, और गैर कानूनी है तो 4 जज नहीं 10 जज मिलके कहें कि नहीं सही है, तो भी नहीं, उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे बहुसंख्य लोग कहें कि साहब जो है वो क्या कहते हैं, हमको सिखों का कत्लेआम करने में कोई गैर कानूनी नहीं है, हमको मुसलमानों का कत्लेआम करने में गैर कानूनी नहीं है, हम जो है जो दलितों का उत्पीड़न करते हैं उसमें गैर कानूनी नहीं है, हम मंदिरों में प्रवेश नहीं देते तो इसमें गैर कानूनी नहीं है। ये आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। जस्टिस नागरत्ना ने, आप समझिए कि जो 4 लोगों के बहुमत का फैसला है, तो उसको एक प्रकार से उसकी धज्जियां उड़ा दी अपने असहमत के फैसले में। और कभी कभी असहमत का फैसला बहुमत के फैसले पर भारी पड़ जाता है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। जैसे आज तक जितने भी लोग संविधान को मानने वाले हैं, वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, सेक्ट, विचारधारा के हों, सब ये मानते हैं कि जो जबलपुर का एडीएम वाला केस था, उसमें जस्टिस खन्ना, जिनको बाद में सुपरसीड किया गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो आज तक इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है कि उन्होंने संविधान के पक्ष में फैसला दिया था। और आज भी कहा जाता है लीगल सर्किल में, जुडिशियल सर्किल में, कि जस्टिस खन्ना का फैसला बिल्कुल जो है संविधान के अनुरूप था और लोगों ने फैसला अपने राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप दिया। उसी तरह जस्टिस नागरत्ना का ये जो नोटबंदी का फैसला है, ये ताबूत में कील, मोदी सरकार की ताबूत में एक कील के रूप में गड़ गया है, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर सभी नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया, जो कि बहुत गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए न होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था, पार्लियामेंट में पास करा के होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखा जाना चाहिए था। आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वायत्त रूप से फैसला नहीं किया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ। नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में लिया गया, जबकि इन्होंने सो कॉल दिया था कि जो है वो हमने केंद्र सरकार के कहने पर, जबकि वहां मामला है कि आपस में विचार विनिमय करके, विचार विनिमय करने की जगह केंद्र सरकार के कहने पर जो है वो आया है रिकॉर्ड में, आपसे बता रहे हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सुप्रीम कोर्ट कई मसलों को लेकर कई बार चर्चा का विषय बना रहता है, चाहे कोलेजियम का मसला हो, चाहे कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले। कई फैसले साल भर में भी आप देखे होंगे जिसमें अम्बेडकरनामा में लगातार आप चर्चा सुन रहे हैं। अभी हाल ही में नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला है, 4:1, मतलब 5 जजों में से 4 लोगों ने इस फैसले को उचित ठहराया, ओवरनाइट नोटबंदी को, और एक जज ने इसके खिलाफ अपना फैसला दिया। क्या हुआ कोर्ट में, क्या है मसला, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ये सब समझना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस विषय पर चर्चा थोड़ा विलंब भी हुआ मेरी व्यस्तता के कारण, लेकिन तब भी चर्चा जरूरी है। हमारे साथ जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, इलाहाबाद से, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और अधिवक्ता भी, और कोर्ट के मामलों पे इनकी नजर, बारीक नजर बनी रहती है। इसी विषय पर आज जेपी सिंह साहब से समझेंगे कि क्या है मसला और इसके क्या प्रभाव देश के आम लोगों पर पड़ेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर।
जी, जी। आपने फैसला पढ़ ही दे, लिया होगा। देखिए सर, फैसला पढ़ भी लिया, इस पे एक आध लेख भी लिखा है। जी, देखिए सर, ये 4-1 का फैसला है। जी। अब्दुल नजीर साहब की अध्यक्षता में संविधान पीठ बनी थी। हुँ, तो ये फैसला 4-1 से है। नजीर साहब, गवई साहब, बोपन्ना साहब और एक जज और है, भी नाम बता देंगे। इन लोगों ने पक्ष में फैसला दिया और बी वी नागरत्ना जस्टिस ने असहमति का फैसला दिया। हुँ, हुँ। इन्होंने, अब एक बैकग्राउंड ये है कि जब नोटबंदी में सब तमाम याचिकाएं दाखिल हुई थी 50 से अधिक, तो उन याचिकाओं को संविधान पीठ ने तत्काल सुना नहीं और जो है वो याचिकाएं लंबित रहीं। 5 या 6 साल बाद इसकी सुनवाई के लिए जस्टिस यू ललित ने जो संविधान पीठ गठित किया, उसमें अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में गठित किया। तो इस 5 संविधान की पीठ में 2 जज ऐसे थे, अब्दुल नजीर जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और जस्टिस गवई जो दलित समुदाय से आते हैं। हुँ, हुँ। और ये भी है कि जस्टिस गवई आगे आने वाले समय में कुछ दिन के लिए चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। अच्छा। तो ये 4 पीठों ने इसको बिल्कुल उचित समझाया, सब चीज को उचित करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी अनुचित नहीं था, जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ठीक था। ठीक है, कुछ लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ होने के नाते जो प्रक्रिया या वो सही प्रक्रिया से किया गया है, उसको जो है मतलब क्या कहते हैं, दोष नहीं दिया जा सकता या उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। हुँ, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो हुँ, फैसला दिया, बहुमत का फैसला सर्वमान्य होता है और वही लागू होता है, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो फैसला दिया, उस फैसले से बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो गए। क्योंकि उन्होंने कहा कि नोटबंदी न केवल गलत थी, बल्कि गैर हुँ। कानूनी थी। क्या बात! और नोटबंदी को जो प्रक्रियात्मक रूप से है, तो उसमें अब तक जो नोटबंदियां की गई थी, उसमें सब जो है पार्लियामेंट में प्रस्ताव ला करके पारित करा के किया गया था। ये अधिसूचना से जो है इस नोटबंदी को जारी किया गया था, जो कि गलत है। वो 4 हुँ, पीठ ने कहा कि नहीं, उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं थी, और इन्होंने कहा कि नहीं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी थी और पार्लियामेंट से इसको पारित कराया जाना चाहिए था। ठीक। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, ये मामला उस असहमति का नहीं है कि 4 जज कहें या 3 हुँ, जज की पीठ है कहें कि साहब 2 आदमी ने कहा कि नहीं, इसने हत्या की है, बहुमत के फैसले से उसको सजा दे हुए कहे कि नहीं, हमें लगता है कि इसमें झोल है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने साफ साफ, एक जज ने कहा कि ये गैर कानूनी, ये गलत थी और गैर कानूनी है। इसलिए मेरे विचार से इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 5 जजों से अधिक, 11 जजों की कम से कम पीठ बनाकर इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। ये पहले जो लोगों ने मुकदमा दाखिल किया था, तो पी चिदम्बरम ने पहले भी कहा था कि ये अब इस फैसले को उल्टा नहीं जा सकता, जो कि सरकार कह रही थी कि इस फैसले को उल्टा नहीं जा सकता, इसलिए एकेडमिक बात होगी। लेकिन जब हुँ, एकेडमिक बात में ये बात आई है, एक जज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के, और बाकायदे तर्क दे करके कहा है कि ये गलत है और गैर कानूनी है, तो इसको एक बार सेटल करने के लिए 11 जजों, आखिर एकेडमिक है, एकेडमिक ही सही, लेकिन कम से कम ये तो क्लियर हो जाए कि वास्तव में ये गैर कानूनी है कि नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। वास्तव में ये गैर कानूनी है या नहीं है, और गैर कानूनी है तो 4 जज नहीं 10 जज मिलके कहें कि नहीं सही है, तो भी नहीं उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे बहुसंख्य लोग कहें कि साहब जो है वो क्या कहते हैं, हमको सिखों का कत्लेआम करने में कोई गैर कानूनी नहीं है, हमको मुसलमानों हुँ, का गैर कत्लेआम करने में गैर कानूनी नहीं है, हम जो है जो दलितों का उत्पीड़न करते हैं उसमें गैर कानूनी नहीं है, हम मंदिरों में प्रवेश नहीं देते तो इसमें गैर कानूनी नहीं है। ये आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। एकदम। और अगर जो है वो आपको बहुमत के साथ रहना है, तो आपको बहुमत के जो है वो क्या कहते हैं, इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप बहुमत वर्ग के मेजॉरिटी इज़ साथ नॉट रहते हैं। ऑलवेज़ राइट। जी हाँ। जी जी। मेजॉरिटी इज़ नॉट नॉट हाँ नॉट हाँ, ऑलवेज़ राइट। ऑलवेज राइट। तो मेजॉरिटी का व्यू एक अलग, मेजॉरिटी का व्यू है कि आप कोई आदमी हत्या करे तो आप उसको सौंप दें ताकि वो मौके पर दंड दे, और जबकि आपका कानून कहता है कि आप मौके पर दंड नहीं दे सकते। तो आप हुँ, कानून की मानते हैं या मेजॉरिटी की मानते हैं? हुँ, हुँ, और इसमें कुछ होना जाना तो है नहीं, सिर्फ वास्तव में ये हुँ। तय होना है कि ये गलत था कि नहीं था और ये गैर कानूनी था कि नहीं था।
बाकी तो जो आपने कर दिया वो उलट नहीं सकता, इसमें तो मतलब कहीं बहस की बात ही नहीं है। आप किसी को फांसी की सजा दे दें और फांसी की सजा इंप्लीमेंट कर दें, और बाद में जो है आध्यात्मिक रूप से आपका कोर्ट फैसला दे कि साहब फांसी की सजा अनुचित दे दी गई, ये तो निरपराध था, तो फांसी की सजा लौटाई तो नहीं जा सकती, लेकिन वो आगे नजीर तो बन सकती है ना कि भाई क्या चीज उचित है, क्या अनुचित है, बहुमत क्या होता है। तो बहुमत का फैसला है, और जब एक जज ने कहा, उसको बाकायदे तर्कपूर्ण ढंग से कहा ये इसलिए गैर कानूनी है, ये इसलिए गैर कानूनी है, ये इसलिए इस धारा की गलत परिभाषा की गई है, तो उसको जो है एक बार सेटिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सर स्थिति है। तो जस्टिस नागरत्ना ने, आप समझिए कि जो 4 लोगों के बहुमत का फैसला है, तो उसको एक प्रकार से उसकी धज्जियां उड़ा दी अपने असहमत के फैसले में। और कभी कभी असहमत का फैसला बहुमत के फैसले पर भारी पड़ जाता है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। जैसे आज तक जितने भी लोग संविधान को मानने वाले हैं, वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, सेक्ट, विचारधारा के हों, सब ये मानते हैं कि जो जबलपुर का एडीएम वाला केस था, उसमें जस्टिस खन्ना, जिनको बाद में सुपरसीड किया गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो आज तक इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है कि उन्होंने संविधान के पक्ष में फैसला दिया था। और आज भी कहा जाता है लीगल सर्किल में, जुडिशियल सर्किल में, कि जस्टिस खन्ना का फैसला बिल्कुल जो है संविधान के अनुरूप था और लोगों ने फैसला अपने राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप दिया। उसी तरह जस्टिस नागरत्ना का ये जो नोटबंदी का फैसला है, ये ताबूत में कील, मोदी सरकार की ताबूत में एक कील के रूप में गड़ गया है, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। उन्होंने जिस तरह तर्कपूर्ण ढंग से जो है सारी चीजों का जो है वो क्या कहते हैं विश्लेषण अपने जो है उसमें किया है, फैसले में किया है। तो सर, तो इसलिए क्या ये क्या उनका, पन्ना, क्या क्या आर्गुमेंट, क्या क्या है, नहीं आर्गुमेंट किसका, क्या क्या है? अब वो सर बहुत लंबा होगा अगर हम आपको बताने लगेंगे तो। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी समय केंद्र है सर। सरकार के कहने पर, अब शब्द हम्म सुनिए, उन्होंने हम्म अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर सभी नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया, जो कि बहुत गंभीर मसला है। हम्म उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए न होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था, पार्लियामेंट में पास करा के होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखा जाना चाहिए था। आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वायत्त रूप से फैसला नहीं किया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ। नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में लिया गया, जबकि इन्होंने सो कॉल दिया था कि जो है वो हमने केंद्र सरकार के कहने पर, जबकि वहां मामला है कि आपस में विचार विनिमय करके, विचार विनिमय करने की जगह केंद्र सरकार के कहने पर जो है वो आया है रिकॉर्ड में, आपसे बता रहे हैं। आरबीआई अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की पहल की जानी चाहिए तो ऐसी सख्त लिस्ट 1 की एंट्री 36 से प्राप्त होती है, जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी टेंडर और विदेशी मुद्रा की बात करती है। उन्होंने बहुत ही मतलब कानूनी मतलब कहा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित पूरे 500 रुपए और 1000 रुपए को नोटों के रद्द करने की सिफारिश में स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल अपने नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड का हवाला देते हुए अपनी यह राय कायम की है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड को देखने पर मुझे वहां केंद्र सरकार द्वारा वांछित, है ना, केंद्र सरकार द्वारा वांछित, सरकार ने 500, 1000 के नोटों को कानूनी निविदा को वापस लेने की सिफारिश की है, सिफारिश प्राप्त की गई, इत्यादि शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग मिलता है, जो स्वतः एक्सप्लेनेटरी है, व्याख्यात्मक है। यह दर्शाता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं बैंक के पास इतने गंभीर मुद्दे पर अपना विवेक लगाने का समय था। अरे उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, आपसे बता रहे हैं, है ना। नतला ने कहा कि यह प्रस्ताव बैंक को संबंधित 7 नवंबर 2016 के पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जो है मतलब उत्पन्न किया गया था।
सिफारिश हम्म भारतीय रिजर्व बैंक की अधिकारा 26(2) के तहत बैंक द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि हम्म केंद्र सरकार द्वारा बैंक को मिली थी। केंद्र सरकार से उत्पन्न होने वाला यह प्रस्ताव बैंक के केंद्रीय बोर्ड से उत्पन्न वाले प्रस्ताव के समान नहीं है। जी। मतलब उन्होंने बिल्कुल एकदम आपसे बता रहे हैं कि मतलब एकदम जैसे कि धज्जियां जो है इसकी उड़ा दी, आपसे बता रहे हैं, तो है ना। जी। जी, उन्होंने यहां तक कहा कि संसद जो लोकतंत्र का केंद्र है, उसे ऐसे महत्वपूर्ण महत्व के मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता। हम्म। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के उपाय से जुड़ी समस्याओं से एक आश्चर्य होगा कि क्या बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने इसके परिणामों की कल्पना की थी? क्या बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने इतनी बड़ी संख्या में संचालित बैंक नोटों के डिमोनेटाइजेशन के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान देने का प्रयास किया था? जी। केंद्रीय बोर्ड के उद्देश्य ठोस, उचित और सही हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन उद्देश्यों की अनदेखी की और प्रक्रिया का पालन जिस तरह का किया, वह कानून के अनुरूप नहीं था। अब क्या कहें सर इसके हम्म अलावा, वो आप बताइए। उन्होंने कुछ भी तो नहीं छोड़ा इनके लिए जो इनके पक्ष में जाता हो। और चूंकि ये मामले लेकिन को उल्टा नहीं जा सकता, तो हाँ तो सबके बंदे थे। डिसाइड भी यही करना था कि प्रक्रिया का सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक हम्म दलित जज और एक अल्पसंख्यक जज, जिसके लिए सारे जो है आपके एक्टिविस्ट ये प्रयास करते हैं कि साहब दलित और एक्टिविस्टों का जो है ठीक से चयन नहीं हो रहा, हम लोग भी कहते हैं कि नहीं हो रहा है, कॉलेजियम में जी। गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उनकी ये हालत है, आपसे बता दें कि वो राग दरबारी जब फैसला देने में सबसे आगे हैं। हम्म बल्कि आपको बताएं कि कल मैं हाई कोर्ट चला गया था, बाई दी वे, वहां की कैंटीन में जाके बैठा था, कुछ हमारे सब पुराने मित्र मिल गए, हमने जी। सब चर्चा छेड़ दी। तो उन्होंने जो एक शब्द कहा, भाई साहब हो सकता है कि भाई लोगों को बुरा लगे, उन्होंने कहा कि अब ये सब बात कहने की है, लेकिन कम से कम अल्पसंख्यक जजों के बारे में ये कहा जा सकता है कि इस समय वो हिंदुओं से भी बड़े हिंदुत्व के पैरोकार हैं। अच्छा। जी, उन्होंने कहा आप तो चाहे जिसको देख लीजिए, वो हिंदुओं से भी बड़े हिंदुत्व के पैरोकार हैं। वो पता नहीं किस बात से इतना डरे हुए हैं कि वो जहां सा भी ये मामला आता है, तुरंत जो है वो राग दरबारी में जो है कोरस निकालने लगते हैं। तो पक्ष में ये लोग क्या बोले हैं? कुछ नहीं, कौन? ऐसे कि ठीक था। नहीं, पक्ष में विचार बोले कि तो सब प्रक्रिया ठीक है जी। इन्होंने पक्ष में ये कहा है कि सारी प्रक्रिया जो है ना, ये जो है वो क्या कहते हैं, मतलब सब सब प्रक्रिया ठीक है, आपसे बता रहे। अब इसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस बी सुब्रमण्यम की पीठ थी ये। उन चारों जजों ने जो है वो क्या कहते हैं 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित किया था, पांचों जजों ने, और रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था। अब इसमें एक पेंच और भी है। ठीक जी। फैसला आने के 4 या 5 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन इन बातों को छिपा लिया है। मतलब वो बातें भी होती तो शायद ये फैसला करने में, जो 4 जजों ने पक्ष में फैसला किया, शायद उनके लिए और मुश्किल आती उसको जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, तो पीठ ने सरकार। तो यहां तक कहा फैसले में जी कि यह मुद्दा अकादमिक है। इस तथ्य पर विचार करते हुए निर्णय के 6 साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या यह कार्रवाई को पूर्ववत कर सकता है। हालांकि 12 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम द्वारा दिए गए प्रेरक तथ्यों के बाद मेरिट जो है पर विचार करने के लिए सहमत हो गई, है ना। तो बात यह है कि अब ये सारा फैसला जो है वो आ गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई प्रक्रियात्मक गड़बड़ी नहीं, उसमें ये नहीं, उसके पास अधिकार था, वो ऐसा कर सकते थे, उन्होंने ऐसा किया। और जिस बात को नागरत्ना ने नहीं माना कि उन्होंने अपनी प्रक्रिया का पालन किया है, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसको इन लोगों ने मान लिया कि नहीं, उन्होंने ये प्रक्रिया का पालन किया है जी। कुछ वो मैटर जो कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर, तो सरकार ने कुछ फैक्ट्स छुपाए थे। हाँ, सरकार ने कई अच्छा। फैक्ट छुपा लिए थे अच्छा। अच्छा, जी। ये फैक्ट से नोटबंदी मतलब में। वही जो जो कोर्ट ने मांगा था कि मतलब आपने जो है प्रक्रिया किया कि नहीं, वो प्रस्ताव आया कि नहीं, सब लिखित में दीजिए, सब बाद में दीजिए। हालांकि इस मुद्दे पर जस्टिस रागरत्ना ने नहीं कुछ कहा, या कहा हो तो बहुत लंबा फैसला उनका भी है, हो सकता है हमारे पढ़ने के संज्ञान में ना आया हो, लेकिन ये प्रमुखता से कहीं आया नहीं। तो कहने का मतलब है कि लेकिन लेकिन आपका क्या कहते हैं, ये इन्होंने जो फैसला दिया है, उस फैसले में जो है वो क्या कहते हैं, इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, उसको जो है वो उस जो छुपा लिया है, उस पर एक शब्द नहीं बोला है। नहीं, इसमें उसको उसको हाँ। नोट
लेकिन नोटबंदी और इसमें नया। इसमें इसमें एक और बात है सर। गोदी जी। मीडिया ने तो इसको खाली खबर के रूप में थोड़ा थोड़ा दे दिया, लेकिन हम्म। तमाम अखबारों में इस पर एडिटोरियल लिखे गए हैं और अच्छा। असहमति के फैसले को बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं मतलब तवज्जो दी गई है। और हिंदू ने तो यहां तक लिखा है कि नोटबंदी में को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के निर्णय में सरकार को जवाबदेह ठहराने में विफलता प्रदर्शित की है। हम्म। उन्होंने उसमें जो है उनको क्या कहते हैं मतलब विफल को घोषित नहीं किया है। आपके हम्म। बता रहे न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करना था, लेकिन बहुमत ने प्रक्रिया को बिना दोष के अपना समर्थन दिया है, ये हिंदू के एडिटोरियल में। क्या बात। जी। और हिंदू के एडिटोरियल में अच्छा ये भी कहा है हिंदू के एडिटोरियल में कि बहुमत के फैसले के बारे में जो बात चिंताजनक लग सकती है वह एक यह है कि इतने लोगों की उस भारी पीड़ा को हल्का प्रदर्शित किया है जो विमुद्रीकरण के कारण जो लोगों को पीड़ा हुई थी, जो लोग मरे थे, उसको जो है इन्होंने अपने फैसले में डाइल्यूट कर दिया है। जी। जी। सर और उन्होंने नोटबंदी। जी एक मिनट उन्होंने यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत के पास अर्थव्यवस्था पर उपलब्ध मुद्रा के 86% मूल्य को समाप्त करने के विनाशकारी प्रभाव और जनसंख्या पर भारी दुखों का अनुमान लगाने में विफलता के बारे में जजमेंट में कुछ भी नहीं महत्वपूर्ण कहा गया है। हम्म। जी। और जस्टिस नागरत्ना के ये असहमत के फैसले में वो कहा है एडिटोरियल में कि जस्टिस हम्म। नागरत्ना की असहमति प्रक्रिया के का को त्रुटिपूर्ण मानना और आरबीआई का दृष्टिकोण बिना दिमाग के इस्तेमाल किए होना उन लोगों को सांत्वना मिली है जो कि चाहते थे कि अदालत सत्ता में बैठे लोगों को इसके लिए जवाबदेह ठहराएं। एक बड़े हम्म। अर्थ में निश्चित रूप से नीतिगत सवालों पर न्यायिक हस्तक्षेप बहुत कम मायने रखता है, लेकिन यह हम्म। उन लोगों के लिए दूरगामी परिणामों वाले निर्णयों को लागू करने से पहले सरकारों को 5 बार सोचने का को विवश कर सकता था, अगर जो है ये इस पर जो है सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता। जी। उसमें सर ये हिंदू नोटबंदी, जी। डीमोनेटाइजेशन और न्यू करेंसी ये सब लागू करना, इसकी तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना। अरे सर आरबीआई भी आप ये पार्टी। सोचिए, नहीं आप ये सोचिए कि सरकार कह रही है कि हम 6 महीने से इसका पालन कर रहे हैं, मतलब ये हम बातचीत चला रहे हैं। जी। तो 6 महीने से जब आप बातचीत चला रहे हैं तो आपने जो एटीएम सिस्टम कर दिया है उसकी मशीनें बदलने में फिर आपको इतना ज्यादा समय कैसे लगा? हम्म। क्योंकि उसमें तो आपका पुराना जो है वो नोट और जो है 1,000 और 500 रुपए का भरा रहता था। अब जो आपने 500 रुपए का नोट और 2,000 का नोट नया उसमें भरा, तो उसकी साइज के अनुसार जो बाद में आपने जगह जगह एटीएम बदला, एटीएम से भी तमाम लोगों को परेशानी हुई। वो आपने पहले क्यों नहीं तैयारी की थी? तो कैसे माना जाए कि आप 6 महीने पहले से आप तैयारी कर रहे थे? ये कैसे माना जाए कि आप 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे जब आपने एटीएम से पैसा निकालने की व्यवस्था ही नहीं की? तो इसमें आप क्या, बताइए। चिदम्बरम साहब उधर से मुकदमा लड़ रहे हैं, तो जी। क्या ये अपील में जाएंगे? चिदम्बरम साहब हैं, श्याम दीवान है, कई लोग हैं सर। हाँ, वो इधर क्या, से वो लारे। रिजर्व बैंक से जयदीप गुप्ता थे, आपके अटॉर्नी जनरल थे, तो आपके तो क्या कहते हैं वो सॉलिसिटर जनरल थे, सभी लोग तो थे सर। तो क्या ये प्रशांत भूषण साहब थे। जी। प्रशांत हायर भूषण बेंच में साहब थे। जी बोलिए। ब- बड़ी पीठ में जाने की तैयारी करेंगे? अब वो अपील जाए। अब इसमें अब ऐसा कानूनी मुद्दा है। अब कानूनी मुद्दे पर हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी पीठ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि एक जज ने असहमति दी है। लेकिन उन्होंने जिस तरह गैर कानूनी कहा है, तो इससे ये हम्म। नहीं सिद्ध होना चाहिए कि गैर कानूनी है कि नहीं है। हम्म। 4 लोगों ने कहा कानूनी, ये कह रहे हैं, एक जज आपकी कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गलत है। तमाम उन्होंने प्रक्रिया पर तमाम सवाल उठाए हैं, सारे प्रक्रिया की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। तो एक आध दो मुद्दे पर मतभेद होना और टोटलिटी में मतभेद होना, दोनों में अंतर नहीं है। हम्म।
जैसे आपने एकेडमिक रूप से ये जानते हुए कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इस मुद्दे की सुनवाई की, तो ऐसे क्या इस मुद्दे को और बड़े बेंच में नहीं सुनवाई की जानी चाहिए कि वास्तव में गैर कानूनी है कि नहीं? यही डिसाइड हो जाए कि ये गैर कानूनी है कि नहीं है। फंडामेंटल क्वेश्चन तो यही है ना, अगर गैर यही कानूनी है। जी हो जी गया तो बाकी जी सारा जी प्रोसीजर ही गैर कानूनी हो जी 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 गया। एक बार बताइए सर, आखिरी क्वेश्चन, जी कि जी कोलिजियम पे बहस हो रही है और सरकार की ओर से हमले भी हो रहे हैं, लेकिन फैसला तो सरकार के पक्ष में ही आ रहे हैं बड़े बड़े मुद्दों पर। जी। बात ये नहीं है ना, बात ये है कि अभी तो आपके तमाम लोग जो क्या कहते हैं, जो जज अभी हैं, जी जो पुराने कार्यकाल में जो है वो आपके केहर साहब से लेके दीपक मिश्रा से लेके कार्यकाल में सब नियुक्त हुए हैं, जी तो कुछ तुम्हारे कुछ हमारे वाले हैं ना। अच्छा। ये तो उनके कार्यकाल में ये तो जो जस्टिस नागरत्ना है, ये तो महिलाओं वाले में आई हैं, लेकिन उसी में जो है वो एक बेला त्रिवेदी भी आई हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी, गुजरात से, हम्म। जो मतलब क्या कहते हैं वो राग दरबारी में फैसला देती हैं, और जब मामला उसमें फिर पुनर्विचार किया तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो अब उसी में नागरत्ना भी आई हैं, आपसे बता रहे हैं, तो अब क्यों ना इसको भी आप माने कि महिलाओं में भी जो नियुक्ति हुई है, कुछ तुम्हारे कुछ हमारे वाली हुई है, कुछ इधर की कुछ उधर की। अभी तो जो सब नाम गए हैं, 5 नाम, उसको अभी तक तो केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठी है। उस नामों में तो लोग ढूंढ रहे हैं कि कितने जो है वो क्या कहते हैं उधर के हैं, और उसमें कितने इधर के हैं। जिस देश में न्यायालय जी जो कि सर्वोच्च जी संस्था है, से उम्मीद होती है लोगों को, जब इस तरह से पूरा खींचातान हो उधर का इधर का, आप समझ सकते हैं कि अभी इंडियन डेमोक्रेसी जुडिशियल सिस्टम मैच्योरिटी के उस स्टेज पर नहीं है। और कानून में एक सेट प्रोसीजर है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस नाग रत्ना ने जो सवाल उठाए हैं, फंडामेंटल कोई मौलिक सवाल है, प्रोसीजर का सवाल नहीं है। सवाल है कि ये कानूनी है या नहीं है। अगर नहीं गैर है। जी कानूनी है तो इसका मतलब है कि उसके बाद जितने उसके और इम्प्लीकेशंस ऑफशूट हुए, वो सारी जी प्रक्रियाएं गैर कानूनी गैर मानी कानूनी। जाए। जी वो वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन आगे के लिए नजीर बन सकता था। लेकिन एकेडमिक बहस ज्यादा गंभीर होते हैं, वो भी बहस ठीक से नहीं हो पाया। जी सर। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह आज एसडीएम जबलपुर का मामला, जी जो 20वीं सदी का मामला है, जी 21वीं सदी में भी चर्चा का विषय है, और बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है, जस्टिस खन्ना का, जी। उसी तरह हम हो सकता है कि तस्वीर बन जाएं, हम्म। हम ना रहें, लेकिन जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारा हमारा कार्यक्रम, वो याद रखें कि जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी पर जो फैसला दिया था, वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है, और वो आगे हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। बहुमत जी का फैसला चर्चा में नहीं होगा, अल्पमत का फैसला चर्चा में होगा। जी 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 उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है। जी। जी शुक्रिया सर। और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब बेबाक बोलते हैं, उस तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। खुद भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए, और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। नमस्कार सर। जी नमस्कार।